हाँ जी बच्चों, आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं AS5। आपके टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सबसे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से एक है ये AS5। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले इसका नाम, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये इस पूरे AS5 का एक्चुअल में नाम है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये AS5 सभी तरह के एंटरप्राइजेज में अप्लाई किया जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज पर इसे आप अप्लाई करेंगे। जहां तक सवाल है इस AS5 का, ये अप्लाई करेगा किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा अपने बिजनेस में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, अभी बताएंगे क्या होती हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, प्रायर पीरियड आइटम, इन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये इस बात पर अप्लाई किया जाएगा ये AS5। लेकिन दूसरा, अगर हम अपने एस्टीमेट्स में चेंजेस करते हैं तो उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। और तीसरा, डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये इसका स्कोप है, यानी इन बातों पर ये AS5 अप्लाई करेगा। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है बिजनेस की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, इससे प्रॉफिट कितना कितना कमाया गया, प्रायर पीरियड आइटम कितने हैं, इनका प्रॉफिट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर चेंज करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, और अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कोई बदलाव आता है तो उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा। ये इस पर्टिकुलर AS का सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एस्टीमेट में चेंजेस होने की वजह से या पॉलिसीज के चेंजेस होने की वजह से अगर कोई टैक्स इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे टैक्स में प्रभाव पड़ रहा है, तो वो इस AS का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। यानी AS का सब्जेक्ट मैटर क्या है, सिर्फ प्रॉफिट्स जो अलग अलग एक्टिविटीज से हुआ है उसका प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंजेस को कैसे अकाउंट्स में दिखाना है, अकाउंटिंग क्या करनी है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस को कैसे डिस्क्लोज करना है। ये सारा का सारा इस चैप्टर का एप्लीकेशन है। और टैक्स इफेक्ट को इस AS में बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ये आपको समझना है। अब मैं इस AS को खोलना शुरू कर रहा हूं। दरअसल इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पूरे देश भर में देर आर मेनी एंटरप्राइजेज, लाखों की संख्या में
बिजनेसेस काम कर रहे हैं और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यूनिफॉर्म बेसिस पर कैसे बनाया जाए, AS5 का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। It enhances the comparability of the financial statements of an enterprise over time and with the financial statements of other enterprises. अपने अपने एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए जब तक उसे हम यूनिफॉर्म बेसिस पर नहीं बनाएंगे, एक जैसा नहीं बनाएंगे, तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा AS5 का ऑब्जेक्टिव था कि हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक यूनिफॉर्म बेसिस पर बनाया जाए। AS5 ने ही ये बताया कि किस तरीके से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को या प्रायर पीरियड आइटम्स को ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अलग करके दिखाएंगे, जिससे उनका डिस्क्लोजर अलग हो। क्योंकि बिजनेस में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज तो हर वर्ष होंगी, एक सामान्य प्रक्रिया है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। और कोई बिजनेस अगर उससे प्रॉफिट कमा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल प्रॉफिट है, उसी के बेसिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, उसी के बेसिस पर हम शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं। अभी ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस में से हट गए हैं, लेकिन फाइनल में वापस आएंगे। पहले ग्रुप 2 में ये दोनों चैप्टर हुआ करते थे और दोनों के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, बट ये दोनों हटा दिए। तो बिजनेस में आखिर नॉर्मल एक्टिविटीज से प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, बिजनेस में प्रायर पीरियड आइटम कौन से हैं, जो आइटम पहले के पीरियड के हैं, जो इस साल दिखाए, करंट पीरियड में दिखाए जा रहे हैं। बिजनेस अगर एस्टिमेट में अगर कोई चेंज करता है या अपनी पॉलिसीज में चेंज करता है तो उसका इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी बातें AS5 में बताई गई हैं, जिसके बूते, जिसके सहारे हम अपने सभी एंटरप्राइजेज में एक जैसा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि हम उसे आसानी के साथ कंपेयर कर सकें। यही है AS5 का मेन ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बिजनेस का नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे कमाया जाता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हमें कमाने पर डिस्कशन नहीं करना, हमें कैलकुलेट करने पर डिस्कशन नहीं करना, हमें तो खाली इस AS में उसके प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना। किसी भी बिजनेस में सारे आइटम एक्सपेंसेस के और इनकम के किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और उनको एक स्टेटमेंट में, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है, उनको रख करके उस पीरियड का, जिस पीरियड से वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं, नेट रिजल्ट निकाला जाता है, जिसे आप प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। हाँ, कुछ आइटम्स को अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट करता है कि नहीं दिखाना है, तो फिर उनको नहीं दिखाया जाता है। वो अलग अलग AS में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ये नेट प्रॉफिट बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज से आप कमाते हैं। इनमें 2 एक्टिविटीज प्रमुख हैं, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, वहां पर भी आपको ये अलग अलग दिखाना पड़ा। अब पहले समझते हैं कि बिजनेस में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कोई एंटरप्राइज अपने बिजनेस के एक पार्ट के रूप में बिजनेस में परफॉर्म कर रहा है,
और दूसरा, ऐसी एक्टिविटीज बार बार होती हैं, फर्दरेंस होती हैं। फर्दरेंस का मतलब बार बार होना। इंसिडेंटल है, बिजनेस के लिए आवश्यक हैं, और ये रेगुलर बेसिस पर की जाती हैं। ऐसी एक्टिविटी को हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहते हैं। व्यापार में माल का बेचना एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। यदि हम टेक्निकल आइटम या साइंटिफिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं और आपने उसके लिए एक सर्विस सेंटर भी बनाया हुआ है, बाई चांस लोग आपसे ठीक करवाने के लिए भी आते हैं वो आइटम, तो वो भी आपके बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि वो आपके बिजनेस का हिस्सा है। दूसरा, आपके बिजनेस में वो बार बार होती हैं। तीसरा, आपके बिजनेस के लिए आवश्यक है, और आपके बिजनेस में वो एक रेगुलर फिनोमिना है आपके बिजनेस का। ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखने को आती है तो आप क्या लिखेंगे? एनी एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस and such related activities in which the enterprise engage in furtherance of, incidental to, or arising from these activities are known as ordinary activity. 4 वर्ड्स जरूर लिखना। एक तो इट ए पार्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा फर्दरेंस यानी कि बार बार होना, तीसरा इंसिडेंटल टू, और चौथा और अराइजिंग फ्रॉम, बिजनेस में से ही अराइज होती हैं। जैसे आप गिफ्ट गैलरी खोले बैठे हैं तो पैकिंग करना ये भी आपके बिजनेस का एक पार्ट है, ये भी आपके बिजनेस के लिए आवश्यक है, ये भी बार बार होती हैं और ये भी आपके बिजनेस से ही अराइज होती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कहते हैं। ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब आइए दूसरा पार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो इनकम और वो एक्सपेंसेस जो किसी ऐसी एक्टिविटी से हुए हों जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी ना हो, बिजनेस में वो बार बार ना होती हो, और हम एक्सपेक्ट भी ना करते हो कि वो बिजनेस में रेगुलरली हो। ऐसी एक्टिविटीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे बिजनेस में भूकंप आ जाना और भूकंप आने से कोई नुकसान हो जाना, या उस नुकसान के बदले में आपको क्लेम प्राप्त होना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। आप इसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं कह सकते, और इससे आपको एक्सपेंस भी होना होता है और इनकम भी हो सकती है। तो फिर इसे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर दिखाया जाता है, लेकिन सेपरेटली डिस्क्लोज करके दिखाया जाता है। द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that its impact on current profit or loss can be perceived. यानी करंट प्रॉफिट और लॉस पर इसका प्रभाव हमें दूर से ही पता चले, हमें ये क्लियरली पता चले कि इस वर्ष का प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कितना प्रभावित हुआ है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से डिस्क्लोज करने के पीछे का ऑब्जेक्ट माना जाता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी हो गए, ऑर्डिनरी आइटम भी हो गए। अब इसमें तीसरा आता है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम क्या है? व्हेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस within the profit or loss from ordinary activities are of such size, nature or incidence that their disclosure is relevant
to explain the performance of the enterprise for the period. These items are also be disclosed separately and are known as exceptional item. याद रखिए बेटे, AS5 में एक्सेप्शनल आइटम नहीं डिफाइन किए गए हैं, लेकिन स्केड्यूल 3 के मुताबिक जो कंपनीज एक्ट 2013 में है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे आइटम्स को भी अलग अलग दिखाया जाता है। आप कहेंगे सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, इसको जरा समझो। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका साइज और नेचर इतना बड़ा होता है जिससे उस वर्ष का प्रॉफिट प्रभावित होता है। इसीलिए ऐसे आइटम को हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी के साथ ना दिखा करके अलग अलग दिखाते हैं, जिससे कि इससे होने वाला प्रभाव पता चल जाए। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम पब्लिकली प्रेजेंट करते हैं और उसको देख करके बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट का फैसला प्रभावित होता है। इसीलिए हमको इन सारे आइटम्स को अलग अलग दिखाना पड़ता है, जिससे ये ना लगे कि कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल हमने इस साल कमा लिया, तो इस साल का तो प्रॉफिट अलग से नजर आ रहा है बढ़ा हुआ, तो लोगों ने सोचा अरे ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इसमें पैसा लगाते हैं क्योंकि इसका प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर वो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करेगा तो पता चलेगा अरे इसमें तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, ये तो एक्सेप्शनल था, अगले साल जरूरी थोड़ी है कि होगा। तो वो उसका डिसीजन प्रभावित हो सकता है। अब कुछ एक्सेप्शनल आइटम के आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे किसी फिक्स्ड असेट के किसी आइटम को आपने डिस्पोज कर दिया, ये एक्सेप्शनल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल कर दिया। कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस आए हैं, सरकार ने कोई कानून बना दिया और कहा कि भाई इसको पिछले 4 साल पहले से आप इसको लागू करो। अब आपको पिछले 4 साल की अपने मजदूरों की वेजेस नए रेट से देनी पड़ रही है, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो ये एक्सेप्शनल है। वेजेस देना ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, लेकिन 4 साल पुरानी वेजेस देना इकट्ठी, ये एक एक्सेप्शनल आइटम है। इसके अलावा कोई लिटिगेशन सेटलमेंट हो जाए, आपका मुकदमा चल रहा था, आपके बिजनेस का ही मुकदमा था और उसका सेटलमेंट हो जाए, वो भी एक्सेप्शनल आइटम है। ठीक है। और इन्वेंट्रीज को आपने एनआरवी पर राइट डाउन कर दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। आमतौर पर इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होती है, लेकिन बाय चांस किसी क्वेश्चन में किसी बिजनेस में उसकी एनआरवी कम है एट द एंड ऑफ द ईयर, और आपका AS2 कहता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पर उसे वैल्यू करो, और आपने एनआरवी पर उसे वैल्यू किया या उसका रिवर्सल हुआ, तो ये आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम है। इसके अलावा किसी भी तरह का रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी है, हम अपने व्यापार को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया और वो आपने शिफ्ट कर दिया और उसमें कम खर्च आया, तो प्रोविजन अब आपको आवश्यक नहीं लग रहा, तो आप उसका रिवर्सल कर रहे हो, तो ये एक्सेप्शनल आइटम है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम ये अलग अलग हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको अलग अलग शो करना होता है। अब इस AS में आगे बढ़े और वो था प्रायर पीरियड आइटम्स। ये प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है? देखिए, ये वो आइटम्स हैं जो पिछले वर्षों में, एक या एक से अधिक पिछले वर्षों में कोई गलतियां हो गई हो या कुछ लिखने से छूट गया हो। क्या? एक्सपेंसेस या इनकम,
यदि आप इनको करेंट पीरियड में अपने इंक्लूड कर रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं, इसका इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे आइटम को हम प्रायर पीरियड आइटम कहते हैं। यानी पिछले वर्ष या पिछले वर्षों में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक की वजह से या अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट करने की वजह से या कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट्स को हम मिस इंटरप्रिटेशन करने की वजह से अगर आपके पिछले वर्षों के प्रॉफिट या लॉस में कोई अंतर पड़ा, लेकिन वो इस करेंट पीरियड में आपको पता चला कि ये तो गलती हो गई थी, तो जब उसको आप करेंट पीरियड में अपनी बुक्स में शो कर रहे हैं तो उसे प्रायर पीरियड आइटम कहा जाएगा। आप याद रखना, यहां पर गलतियां और भूल जाना, ये दो बातें याद रखिए। एरर्स एंड ओमिशन in the preparation of the financial statements of one or more prior period items, और उसे करंट पीरियड में अगर आप ठीक कर रहे हैं तो करंट ईयर के प्रॉफिट पर जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आप उसे अलग से शो करना चाहते हैं तो उसे प्रायर पीरियड आइटम के नाम से अलग से दिखाया जाएगा। आप याद करो, P&L स्टेटमेंट का परफॉर्मा जब ग्रुप 1 में आपने डिस्कस किया था तो उसमें प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्सेप्शनल सबको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग दिखाया था। चलिए, अब ये भी हो गया। एक्चुअल में क्या है कि हम इस एएस में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं और इनको अलग से डिस्क्लोज क्यों किया जाता है। अब आइए इसका अगला भाग, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए पॉलिसीज, हाँ जी बच्चों, अब इसके आगे का पार्ट है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखिए, द एस्टिमेट मे हैव टू बी रिवाइज्ड if changes occur in the circumstances based on which the estimate was made, or as a result of new information, more experience or subsequent development. The revision of the estimate by its nature does not bring the adjustment within the definitions of extraordinary item or prior period item. देखिए, बिजनेस में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है। और ये एस्टिमेशन आगे चल कर के कोई भी बिजनेसमैन या एंटरप्राइज या आप जब सीए बन जाएंगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि आप एक असेट खरीद करके लाए, उस असेट की कीमत 5 लाख रुपए थी। आपने सोचा ये असेट 10 वर्ष तक चलेगी, तो 50-50 हजार रुपए के हिसाब से उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मालूम था कि मेरी ये असेट की लाइफ 10 वर्ष है। ये आपने एस्टिमेट की। 5 साल गुजर जाने के बाद आपने रिवाइज एस्टिमेट किया और पता चला कि आपकी वो असेट अब अगले 5 साल नहीं, अगले 3 साल तक और चल पाएगी। यानी वो असेट 10 साल नहीं बल्कि 8 साल तक ही चल पाएगी। आपने 5 साल का 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा रखा था। 2.5 लाख रुपए उसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 5 साल के बाद, क्योंकि आपको तो ये मालूम था कि अब आने वाले समय में 5 साल में हम 50-50 हजार रुपए डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे और इसकी WDV 0 हो जाएगी। लेकिन अब उसकी अमाउंट सिर्फ उसकी लाइफ 3 साल ही रहेगी। ऐसी दशा में आपने क्या किया, आपने बचे हुए 2.5 लाख को अब 3 साल से डिवाइड करके अपना
जो डेप्रिसिएशन था वो 50,000 की बजाय लगभग जो 80,000 से ऊपर आएगा 83,333 रुपये लगाना शुरू कर दिया। ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, यानी आपने एस्टीमेट बदल दिया। जैसे बिजनेस में आप बैड डेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका इफेक्ट करेंट पीरियड में पड़ता है, लेकिन जब आप उसका एस्टीमेट बदलते हैं तो स्वाभाविक रूप से करेंट ईयर के प्रॉफिट में उसका प्रभाव पड़ता है। अब AS5 क्या कहता है इस बारे में? AS5 कहता है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज होने की वजह से जो प्रभाव पड़ेगा वो नेट प्रॉफिट और लॉस जो आपने निकाला है उसमें इंक्लूड करना होगा आपको। किस पीरियड में? द पीरियड ऑफ द चेंज। अगर उसी पीरियड में चेंज हुआ है और उसने उसी पीरियड के आइटम को उसी पीरियड के प्रॉफिट को प्रभावित किया है तो उसी पीरियड को आपको बताना पड़ेगा और कितना प्रभावित किया है वो बताना पड़ेगा। और अगर उसकी वजह से फ्यूचर पीरियड का प्रॉफिट प्रभावित होगा तो आपको उसे भी मेंशन करना होगा। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टीमेट should be classified using the same classification in the statement of profit and loss as was used previously for the estimate। आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जब इसको दिखाया था पुराने एस्टीमेट से तो क्या प्रभाव पड़ रहा था और अब नए एस्टीमेट से क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको कंपेरेबिलिटी के लिए भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अगर इसका कोई मटेरियल इफेक्ट है तो करंट पीरियड में क्या इफेक्ट आया वो दिखाना पड़ेगा और इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट है वो भी अलग से डिफाइन करना होगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू क्वांटिफाई द अमाउंट द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। यानी अगर उसकी रकम को क्वांटिफाई करना, उसकी मात्रा को बताना कितनी मात्रा है, ये हमारे लिए अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो फैक्ट भी बताना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों क्वांटिफाई नहीं हो पा रही है। मैंने कहा ना AS5 खाली प्रेजेंटेशन पर है। AS5 कुछ कैलकुलेट करना नहीं बता रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इन चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आता है अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए, बिजनेस में बहुत सारी अकाउंटिंग की पॉलिसीज होती हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स हैं, जैसे आपका डेप्रिसिएशन की क्या पॉलिसी है लगाने की। ये बहुत सारी पॉलिसीज हैं और एग्जाम में कई बार ये भी आ जाता है कि आप कोई सी 5 पॉलिसी या 6 पॉलिसी बताइए बिजनेस में क्या क्या होगी, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने की कौन कौन से मेथड, ये पॉलिसीज। इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं, यूं कहिए ज्यादा बेटर है। और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किए गए उनको भी अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में स्टॉक कैसे लिया जाएगा उसका एक अलग से पॉलिसी होती है कि साहब हम ग्रुप मेथड में लेंगे या इंडिविजुअल अलग अलग आइटम को लेंगे कॉस्ट और एनआरवी की तरफ से, परपेचुअल होगा या पीरियोडिक होगा, ये पॉलिसी आपने अडॉप्ट की। फिर इन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के मेथड कौन कौन से आए, फीफो लीफो। तो ये दोनों को ही हम अकाउंटिंग पॉलिसी मानते हैं, यानी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने का मेथड, इन दोनों को ही अकाउंटिंग पॉलिसी में रखा जाता है। याद रखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज में बदलाव 3 में से किसी एक वजह से हो सकता है। क्या? पहला, कि अगर स्टैट्यूट कानून ने इसे बदलने के लिए कहा हो, या
इसे नई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलने के लिए कहा हो। जैसे सरकार ने पहले हम वैट लगाते थे, सेल टैक्स लगाते थे, फिर जीएसटी आया तो हम जीएसटी लगाना शुरू कर दिया, यानी कानून में बदलाव हुआ तो हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलना पड़ा। तो पहला तो अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव किसकी वजह से होता है? कानून की वजह से। दूसरा, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस की वजह से, फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और तीसरा, व्हेन इट इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर अवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए ये ज्यादा एप्रोप्रिएट हो। ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज में बदलाव तीन में से किसी एक वजह से हो सकता है। पहला बदलाव कि जब कानून बदल जाए, दूसरा बदलाव कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करना हो, और तीसरा जब ये हमारे बिजनेस के लिए और हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, तो उसे आप बदल सकते हैं। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ बदलाव नहीं भी होते, मतलब कहने का ये है कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जिनको अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज नहीं कहा जाता। क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कोई रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम अपने एम्प्लॉयर ने रिटायरमेंट पर अडॉप्ट की, इंट्रोड्यूस की, तो उसे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं माना जाएगा। और अगर आपने कोई नई पॉलिसी अपने बिजनेस में लगाई है, द एडॉप्शन ऑफ ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली, जो इससे पहले नहीं हुए थे, और दैट वर इमैटीरियल, तो फिर उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस में कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस होती हैं, यदि आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसे अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस को, FAA को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसे जरूर बताना पड़ेगा कि बिजनेस में आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस को आखिर फॉलो क्यों नहीं किया है। दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5। बस इतना सा ही था इसमें कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, एक्सेप्शनल आइटम क्या है, प्रायर पीरियड आइटम क्या है, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप कैसे शो करेंगे। बस यही मैटर है AS5 का। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, या कुछ एक्टिविटीज दी जाती है, उनको कहा जाता है कि बताइए ये ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या प्रायर पीरियड आइटम को हम एडजस्ट करें कि ना करें। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको 3-4 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन अपनी स्टडी में दिए गए हैं, मैंने भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको कर लीजिएगा। और AS5 बहुत इजी है, आने के चांस भी रहते हैं एग्जाम में, आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं 7 डिस्कस करूंगा आपका, बहुत जल्दी ही इसका लेक्चर अपलोड करूंगा। दैट्स ऑल।